मंच पर विराजमान सभा के अध्यक्ष प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा जी, ICPR के सदस्य सचिव प्रोफेसर सचिदानंद मिश्रा जी, बड़ी बहन और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड फिलॉसफी की पूर्व अध्यक्षा तथा मगध विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कुसुम कुमारी प्रोफेसर कुसुम कुमारी जी, रहमत जहां मैम और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर RS आर्या जी, और इस मंच के सामने बैठे हुए हमारे मगध विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर अग्रज एवं कांग्रेस। आज एक बहुत ही सुखद संयोग है कि हम लोग रिसर्च एथिक्स और प्रोजेक्ट राइटिंग पर रिलेटेड सेक्शन मना रहे हैं और बाबा साहब का आज जयंती भी है। तो मैंने सोचा कि मैं चूँकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ और बाबा साहब का व्यक्तित्व इतना विशाल है और उनका अध्ययन इतना असीमित था और विस्तृत लेखन था कि उस पर बहुत कम समय के लिए बोलने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही अक्षम महसूस करता हूँ। इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के बारे में क्या बोलूँ। तो मैंने कोशिश किया है, क्योंकि हम लोग उनको जानते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, फ्रीडम फाइटर, नेशनल मूवमेंट, बहुत सारा कार्य उन्होंने अपनी जिंदगी में किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने महसूस किया है कि एक शोधकर्ता के रूप में मैं चाहता हूं कि उनका चर्चा यहाँ करूँ। वो एक रिसर्चर कहते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भारत से विदेश में पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं उसे माना जाता है कि सिर्फ यही व्यक्ति थे जो रिसर्च करने देते हैं, बाकी लोग पढ़ने के लिए अन्य चीज़ के लिए जाते थे। और शोध का कार्य इन्होंने वहाँ किया और एक डिग्री इन्होंने नहीं हासिल की। और आप जानते हैं कि अमेरिका में, लंदन में PhD, DSc बहुत सारी डिग्रियाँ इन्होंने हासिल की, जो कि कभी कभी सोचने पर लगता है कि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो मैं एक रिसर्चर के रूप में इनकी चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ महसूस कीजिए कि एक इंडिया का, वो भी एक पिछड़े हुए परिवार से आया हुआ लड़का, उसको कल्पना कीजिए आप, और आप ये सोचिए कि वो अमेरिका में रिसर्च करने के बाद लंदन में गया है। अमेरिका में जो उन्होंने रिसर्च किया था वो था उनका फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। उस पर भी उन्होंने अंग्रेजों का कच्चा चिट्ठा वहाँ खोला। उसके बाद उन्होंने जो इंग्लैंड में आने के बाद जो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, तो वहाँ वो जो उन्होंने जो किया था रूपी के ऊपर, रूपी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स जेनेसिस एंड सॉल्यूशन। जब ये रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने जमा किया तो उस यूनिवर्सिटी में भूचाल आया। इसलिए इस रिसर्च प्रोजेक्ट में उन्होंने अंग्रेजों के बारे में बहुत क्लियर कर दिया था कि किस तरह से इन्होंने विनिमय के रेट को चेंज कर और भारत को बहुत लॉस दिया है और अपने इन्वेस्टर को बहुत मुनाफा दिया है। ये एक ऐसा सवाल था कि वहाँ के लोगों को लगा कि अगर ये आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, क्योंकि वो उनका जो रिसर्च था उसके पब्लिश होने से भारत में क्रांति हो सकती है, विरोध हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं, हेराल्ड नास्तिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनके जैसा व्यक्ति जो स्वतंत्रता का और इसका बहुत बड़ा हिमायती था, उन्होंने भी विरोध किया कि नहीं, ये जो है ये छपना नहीं चाहिए। तो अम्बेडकर साहब को कहा गया कि आप जो है सो इसका निष्कर्ष कंक्लूजन को चेंज कर दीजिए। देखिए, एक शोधार्थी के, सत्य शोधार्थी के रूप में ये बोले मेरे पास सबूत है और मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, आप डिग्री दीजिए या नहीं दीजिए। बाद में जो मिस्टर कन्नन इनके गाइड थे, उन्होंने, उनको लगा कि ये जो है बहुत अच्छा रिसर्च है, तो उन्होंने कंप्रोमाइज करने का, उन्होंने बताया कि ऐसा करो कि रिसर्च कंक्लूजन में चेंज मत करो, क्योंकि गवर्नमेंट का दबाव था। केवल जो है तुम इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करो। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आप ये सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसको लैंग्वेज में चेंज करने के लिए रहने का पैसा अब नहीं बचेगा, क्योंकि उस समय उनका बड़ौदा स्टेट वाला समाप्त हो रहा था फिर उसे। और
उन्होंने, जबकि दूसरा कोई रहता कहता भैया कर लो, मेरा थीसिस जमा कर लो। लेकिन देखिए एथिक्स, चूंकि रिसर्च एथिक्स की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इंडिया लौट जाऊंगा और आप जो है वहाँ आने के बाद मेरे पास पैसे होंगे, मैं चेंज करूँगा पीएचडी की डिग्री, डीएससी की डिग्री, सॉरी मुझे बोला। जब यहाँ आए तो उनको वहाँ अनाउंस किया गया कि कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने सोचा कि, और ये बाद में उनको डिग्री इस पर मिली। तो मैं केवल उनके ये रिसर्च एथिक्स को दिखलाना चाहता हूँ। दूसरा, और एक्चुअली समय कम है, आप एक मैंने, आप जानते होंगे, रजिस्ट्री के यहाँ होंगे टीचर और लोग भी जानते हैं, आर्यन थ्योरी। उनको केवल कि देखिए क्या रिसर्च का उनका एथिक्स था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी आप लोग सभी जानते होंगे मोस्टली। उसमें कहा गया कि जितने आर्य हैं वो बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए थे और जो मूल निवासी अनार्य यहाँ के थे। तो ये थ्योरी जो है यूरोपियन विद्वानों ने ये इसलिए दिया था कि वो भारत का डिवीजन समाज को बांटना चाहते थे। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी, लेकिन उस समय के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मोस्टली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। अम्बेडकर साहब के साथ एक बहुत बड़ी बात ये थी कि ये बिना रिसर्च को एकदम ओरिजिनल सोर्सों से वो काम करते थे। तो इन्होंने जो रिसर्च किया तो इन्होंने पाया कि ये तो गलत है, ये उनके रिसर्च में लगा ये ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जिनको गुरु मानते थे महात्मा फुले, उनका भी रिसर्च यही कहता था कि आर्यन थ्योरी जो है, इनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि आर्यन थ्योरी जो है इन लोग क्यों ऐसा करते हैं। तो इन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि आर्य जो है कोई बाहर से नहीं आए थे, बाद में बहुत सारी थ्योरी आ गई आर्यन। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है कि आर्यन थ्योरी अगर ये सच मानते तो इनको राजनीतिक रूप से बहुत लाभ होता, इसलिए कि उन्होंने लिखा है कि ये थ्योरी को ब्राह्मणों ने इसलिए स्वीकार किया कि ये चाहते थे कि मेरी सुप्रीमेसी बनी रहे, कि हम बाहर से, ईरान से हम अलग हैं आए। अगर इन्होंने इसका खंडन ये नहीं करते, ये एक्सेप्ट करते, तो होता ठीक है आर्य बाहर से आए हैं तो ये भारत जो है नारियों का है। लेकिन इन्होंने ये कंप्रोमाइज भी नहीं किया और अपने गुरु के थ्योरी को भी काटा और इन्होंने कहा कि नहीं, आर्य जो है वो बाहर से नहीं आए। देखिए रिसर्च एथिक्स की मैं इनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप जानते हैं, जैसा कि इनका मुख्य उद्देश्य था, जो आप जानते हैं कि ये जिस बैकग्राउंड से आते थे, इन्होंने महसूस किया कि भारत तभी मजबूत हो सकता है जबकि यहाँ का वर्ग जो है समतामूलक समाज हो, जो भेदभाव है। और हम लोग देखे भी हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद से, चाहे मध्यकालीन भक्ति काल हो या जो आधुनिक रेनेसां और राजा राम मोहन राय का, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन सभी रिफॉर्म जो है भारतीय समाज को वो सही नहीं कर पाए, समतामूलक समाज का निर्माण नहीं कर पाए। और कोई भी सुधारक जो है, जाति व्यवस्था जो सबसे क्रक्स जो था, जो सबसे बड़ी बीमारी थी, उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहता था। और इन्होंने खुद भी कहा कि हिमालय से भी बड़ा है जिसको हमसे टकराना है। लेकिन इन्होंने ये जिम्मेवारी उठाया कि मैं इसके जड़ में जाकर इसकी जो कमी है, इसमें तभी सुधार कर सकते हैं जब हम इसका अध्ययन करें। देखिए इन्होंने जितने शास्त्र थे, ऋग्वेद के बाद जितने ग्रंथ थे सबका अध्ययन किया। फॉरेन जो इस पर राइटर लोगों ने किया था उसका भी अध्ययन किया। और उसके करने के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इनको ये लगा, ये बोले कि देखिए एक रिसर्चर, ऐसे हम कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं होगा, और हम बिना जाने हुए कोई काम करेंगे तो तभी होगा जब हम इसके समझे कि जाति व्यवस्था आई कहाँ से। मैं बहुत कम समय में, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, इसके कुछ मेन पॉइंट जो उनके रिसर्च के थे वो बताना चाहता हूँ। तो इन्होंने पाया कि जो जाति व्यवस्था है ये एक्चुअली जो है कहीं से आया हुआ नहीं है। और ये है जो इनका रिसर्च है कि ब्राह्मण लोगों ने अपने आप को सीमित किया कुछ कारणों से, और उसी की कॉपी करके अन्य लोगों ने अपने आप को सीमित किया। इस तरह से जाति व्यवस्था अस्तित्व में है। लेकिन इनका क्लियर था कि इसमें कोई रिलीजियस कोई सपोर्ट नहीं है। प्रॉब्लम तब हुआ जब इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था का मैंने इतना अध्ययन कर लिया कि इसको समाप्त करने के लिए मैं रास्ता बता सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब कि इसके साथ धर्म जुड़ जाता है, रिलीजियस इसको सहमति जो मिल जाती है। यही कारण था कि वो बोलते थे कि रिलीजियस सहमति जो है वो सबसे गड़बड़ है। जो मनुस्मृति को जलाने की बात थी वो इसलिए कि वो रिलीजियस सहमति देता था। तो ये कह रहे थे कि जाति व्यवस्था से हम उबर सकते हैं, लेकिन उसको रिलीजियस सैंक्टिटी उसको नहीं मिलना चाहिए। और इनके बहुत सारे रिसर्च है, 2-4 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ केवल आप लोगों को, या चर्चा करना चाहता हूँ। एक जैसे ब्राह्मण चतुर्वर्ण सिद्धांत,
तो इन्होंने अपने रिसर्च में क्लियर कर दिया कि 3 वर्ण ही थे, चौथा वर्ण का कोई अस्तित्व नहीं था। और ये भी बताया कि ऋग्वेद में चूंकि छेपक था दशा का, उसमें था ऋग्वेद में 3 वर्ण की चर्चा है 10 जगह। इसके अलावा इसके बाद तैत्तिरीय छांदों के बहुत सारे उपनिषदों की चर्चा की, और इसके अलावा बहुत सारे जो और जाने वाले थे जो भाष्यकार थे संस्कृत, सबको इन्होंने देखा 3 वर्ण का ही अस्तित्व इनको मिला। तो इन्होंने पाया कि नहीं, ये जो 3 वर्ण है तो ये चौथा वर्ण आया कहाँ से। तब इन्होंने उसका जो रिसर्च किया तो इनका जो फाइंडिंग्स है वो ये है कि 3 वर्ण जो है, जब मनुस्मृति आया तो कुछ ब्राह्मण जो थे या सॉरी क्षत्रिय जो थे, उन लोगों ने मनुस्मृति के हिसाब से पालन नहीं किया और उनको शूद्र वर्ण, चूंकि वो पालन नहीं कर रहे थे तो शुद्ध में कन्वर्ट कर दिए गए। अनटचेबल्स के बारे में भी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें इन्होंने रिसर्च के बाद अपनी स्थापना दी, आप माने नहीं माने। और मेरे हिसाब से मैंने जो इन पर रिसर्च किया है या अन्य जो विद्वानों के ऊपर, मैंने महसूस किया है कि हमारा जो इतिहास 2000 साल का है, तो ये रिफॉर्म जो इन्होंने किया, हालांकि इनको आधुनिक मनु कहने से भी लोग तरीक आ सकते हैं, लेकिन ये जो रिफॉर्म इन्होंने किया, ये महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और व्यवहारिक रूप से इन्होंने जड़ से अध्ययन करके और ये दूर करने का प्रयास किया। और इस बात के लिए, लेकिन इन्होंने भी, आप लोग जानते होंगे, सभी विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बार इन्होंने ये भी कहा था संसद में कि अगर जरूरत हुई तो मैं अपने इस बनाए हुए संविधान को भी आग लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सही हाथों में होना चाहिए। तो मैं ये केवल कहना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब का जो योगदान है, ये हमारे आने वाले अभी हम लोग उनके समय में लोगों ने नहीं समझा, इसलिए कि जितना हम लोग आज कहते हैं, अगर उस समय लोग समझे होते तो बाबा साहब की वो स्थिति नहीं होती और वो शायद कुछ और दिन जिंदा रहते। जो उनकी स्थिति थी वो थोड़ा इग्नोर किया गया उनको, सभी कोई जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि उस समय के सबसे बड़े विद्वान हैं, इनके बराबर कोई नहीं था पूरे हिंदुस्तान में उस समय। तभी महात्मा गांधी ने कहा था जवाहरलाल नेहरू को कि अगर आपको बाहर से संविधान निर्माण के लिए बुलाना है तो हम बेहतर से ज़्यादा जानकार कोई नहीं हो सकता है, और उन्होंने आमंत्रण दिया था। लेकिन उनके विचारों पर और उन्होंने जो विचार दिया है उसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करना होगा। कारण देखिए होता क्या है, अभी के जो लोग हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो इसका फोल्डर है जो भी है, वो लोग पढ़ते नहीं हैं। वो बाबा साहब किस हिसाब से या उस समय के कोई भी मनीषी या विद्वान किस हिसाब से रिफॉर्म चाहते थे, तो वो होता नहीं है। और केवल लोग एक उसको जानते हैं लेकिन उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और इसके साथ ही हमें मेरी बड़ी बहन बैठी हुई इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनको जरूर सुने, मैं तो यही कहूँ। और फिर आप लोग के साथ मुझे मौका मिलेगा। धन्यवाद।